आभासी दुनिया के मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिंदी के प्रगतिशील रचनाकार, आलोचक, इतिहासकार गजानन माधव मुक्तिबोध का एक निबंध। आप जानते हैं, मुक्तिबोध का रचना कर्म है, आलोचना कर्म है, इतिहास कर्म है, विस्तार, व्यापकता और गहराई लिए हुए है। इस विस्तार, व्यापकता और गहराई में से हमने एक छोटा सा निबंध चुना है जिसका नाम है इदम अहम अस्मि। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हम कुछ मिलते जुलते शब्दों और जीवन स्थितियों के बीच में भेद कर सकें। यह निबंध मुक्तिबोध की मूल चेतना के नजदीक हमें ले जाता है कि जीवन की परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, विषम क्यों न हो, विपरीत क्यों न हो, मनुष्य सामाजिकता से, मनुष्यता से अलग नहीं रह सकता। आइए बिना किसी विलंब के मुक्तिबोध का ये निबंध मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए, आपका स्वागत है। मुक्तिबोध के इस निबंध का शीर्षक है मित्रों, इदम अहम अस्मि। यह निबंध मुक्तिबोध रचनावली जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है 6 खंडों में, उसके चौथे खंड में यह निबंध संकलित है और इसका रचनाकाल 1960 है। तो आप 1960 में जो विमर्श चल रहे थे, जो सैद्धांतिकी चल रही थी, उसके बरक्स मुक्तिबोध के चिंतन को समझ सकते हैं, मुक्तिबोध की जनधर्मिता को समझ सकते हैं। नागार्जुन जन कवि हैं और मुक्तिबोध जन कवि, जन आलोचक और जन इतिहासकार। एक छोटी सी टिप्पणी लगे हाथ यहां जोड़ दूं, जो मुक्तिबोध के इस जनवादी पक्ष को, मनुष्य के पक्ष को समझना चाहते हैं, वो मुक्तिबोध द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसको जरूर पढ़ें। और आपके पास समय न हो, आपकी उम्र बीत चुकी हो, पढ़ने में रुचि ना हो, तो वो किताब भारत, इतिहास और संस्कृति अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को जरूर उपलब्ध कराएं। आइए पाठ करते हैं इस निबंध का। इदम अहम अस्मि। अभी अभी मैं बहुत प्रभावित होकर लौटा हूं। अगर आप सामने होते, बहुत सी बातें कह डालता। सड़क पर दो ओर पेड़ों की कतार है। बिजली के प्रकाश में राह छाया चित्रित हो गई है। सुगंधित, निर्जन, एकांत। मेरे दिल में उद्वेग है, एक भीनी मस्ती के साथ ही साथ एक चिंता का भाव। मैं अकेला राह के किनारे किनारे चला जा रहा हूं। क्षमा करें, एकदम आत्मनिवेदन पर उतर आया हूं मैं। अनुकूल, मनोरम और आत्मीय वातावरण में हर एक शब्द की गूंज मेरे लिए विविध और विभिन्न हो जाती है। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि निवेदित शब्दों में मुझे सिर्फ प्रेषणीय अर्थ दिखाई देने के अलावा उस शब्द के प्रयोगकर्ता के व्यक्तित्व का चित्र भी उसमें बिंबित प्रतीत होता है। फलतः अनजाने ही मैं उसके द्वारा ध्वनित अर्थों से उसके व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन का संबंध जोड़ देता हूं। दूसरे शब्दों में, निवेदनकर्ता के लॉजिक के संगत चित्र में
मुझे उसकी साइकोलॉजी का संगत चित्र भी महत्वपूर्ण मालूम होता है। हेगेल का दर्शन एक प्रभावशाली बौद्धिक रचना है। इस बौद्धिक रचना को अन्य बौद्धिक रचना से अलग करके उन दोनों की मनोवृत्तियों का अध्ययन कितना मनोरंजक होता है, यह कहने की बात नहीं। किंतु सब जगह तर्क में मनोवृत्ति देखने की बात असंगत है, क्योंकि गणित में शुद्ध अरूप तार्किक तत्वबोध है, मनोविज्ञान नहीं। इस संबंध में मैं बराबर सावधानी बरतना चाहता हूं। यह सही है कि तर्क संगति में व्यक्तित्व चित्र की रंग संगति भी देखी जा सकती है, किंतु उसकी प्रतीति बहुत कुछ आपकी कल्पना शक्ति पर आधारित है। ऐसी कल्पना शक्ति पर जो सतत परीक्षित और बारंबार परीक्षित अनुभव सिद्ध बातों के आधार पर चले। यह टेढ़ी खीर है, इसलिए गलतियों का एक अनुपात रख लेना हमेशा श्रेयस्कर होता है। हम अपने लिए भी गलतियों का एक मार्जिन छोड़ दें, और खासकर अन्यों के लिए भी, जिन पर कि हम कुठाराघात करना चाह रहे हैं। अब आपको मेरी मनोवृत्ति भी समझ में आ गई होगी। यह सिर्फ इसी बात की भूमिका है कि यदि आप मुझे जानते हैं तो कृपया मेरे व्यक्तित्व की आलोचना जरा सावधानी से करें, और यदि नहीं जानते तो कृपया मेरे विचारों में यदि भूल चूक हो तो माफ कर दें। है ना मेरा यथार्थवादी दृष्टिकोण? मेरे एक मित्र की तर्क संगति में मुझे उनके व्यक्तित्व की रंग संगति दिखाई दे तो इसके लिए मैं क्या करूं? मैं उन्हें दोष नहीं देता, किंतु उनके दोषों को चीन्हता जरूर हूं। मैं चीन्हता हूं, इसीलिए निवेदन भी करूंगा ही। किंतु यह कह दूं कि सत्य का अटल होना सत्य की परिभाषा नहीं है। उसी तरह मेरी बात अडिग होते हुए भी वह ध्रुव सत्य है, यह मैं नहीं कहना चाहता। संशयात्मा का हमारे यहां बड़ा धिक्कार किया गया है। ऐसा ही एक मैं भी हूं। विनाश होना ही होगा तो हो जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, रेडियो के बड़े अधिकारी, बंगाली हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी नाम से, वह भी खास नई कविता की शैली में। विद्वान के अलावा वे एक अच्छे आदमी भी हैं, मुझे चाहते हैं। हमारी उनकी मित्रता का आधार भीतरी है। उनका जन्म गांव में हुआ, शिक्षा प्रांतीय राजधानी में। प्रेम विवाह करने की हिम्मत न थी, किंतु भाग्य से पत्नी ने अभाव पूरा किया। उनका संयुक्त परिवार छिन्न भिन्न हुआ। भागते भागते फिरे। जिंदगी में उन्होंने कुछ साहसपूर्ण कार्य भी किए। राजनीति में चले आए, सरकारी अधिकारी बने। उनका पुराना वतन छूटा, वे दृश्य छूटे। इस समय एक वर्ल्ड कैपिटल में यानी दिल्ली में उनका स्थानांतरण हो गया है। बेचारे रो रहे थे। उन्होंने कविता लिखी जो सचमुच बहुत अच्छी थी। उसे सुनाने के बाद उन्होंने मुंह बनाया और कहने लगे,
इतनी आशंका और अनास्था है इस दुनिया में कि अगर कोई चीज असंदिग्ध है, संदेह के परे है, यानी कि जिसके बारे में कोई आशंका और अनास्था उत्पन्न हो ही नहीं सकती, वह सिर्फ एक ही है। वह यह है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। यह आजकल का सबसे बड़ा सत्य है। मैंने कहा, हां, है तो। फिर वे दार्शनिक भाव से कहने लगे, पुराने जमाने में कहा जाता था तत् त्वम असि, वह तू है। अब इसका रूपांतरण हो गया है, इदम अहम अस्मि, यह मैं हूं। मैंने कहा, ठीक तो है। फिर वे कहने लगे, मनुष्य वस्तुतः आज पहले से ज्यादा अकेला हो गया है। ईमानदार प्राणी। मार्क्सवादी साहित्य पढ़ते हुए भी वह कहीं तो भीतर एक संवेदना के रूप में अकेला है, जहां उसे यह मंत्रवाक्य दोहराना पड़ता है, आई एग्जिस्ट, कॉर्किटो एर्गो सुम, द वर्ल्ड इज माई आइडिया। मैंने संदेह भाव से सिर हिलाकर कहा, शायद। मेरा तजुर्बा यह है कि कष्ट के जमाने में मित्र भी दौड़े चले आते हैं। मुझे खूब प्रेम मिला है, उसका मैंने अंततः दुरुपयोग ही किया। उनका तजुर्बा कुछ और है। यदि मुझ में कोई भीतरी अकेलापन है, तो वस्तुतः वह एक एकांत है, जहां मैं सोच सकता हूं, उलझी कड़ियां सुलझा सकता हूं। सभी सुनने वालों का धन्यवाद, आभार, नमस्कार।